सुबह आपको सलाम दे, हर फूल आपको मुस्कान दे। हम दुआ करते हैं खुदा आपको नए सवेरे के साथ कामयाबी का नया आसमान दे। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मिम्मी सिन्हा और सुबह के मौसम में और आपके साथ बिहार बिहान लाइव कार्यक्रम को लेकर मैं हाजिर हूं ठीक सुबह 8 बजे। तो आप बिल्कुल बने रहें डीडी बिहार के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम आपको कराएंगे एंटरटेनमेंट से इंफोटेनमेंट तक का सफर। और आज बेहद ही खास शख्सियत हमारे साथ इस वक्त इस मंच पर मौजूद हो चुके हैं, जिनसे हम आपका सरोकार कराएंगे, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद। बहरहाल यहाँ पे आपको बताएंगे कि आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे आज के सुविचार से, और गौतम बुद्ध के अनमोल वचन है, स्वास्थ्य सबसे महान उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वसनीयता सबसे अच्छा संबंध है। तो यानी ये कह सकते हैं कि जिंदगी के ये 3 मूल मंत्र अगर आप भी आज से अपने जीवन में शामिल कर दें तो जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और आज अब वक्त हो चला है कि आपकी मॉर्निंग को और गुड मॉर्निंग बनाते हैं चाय की चुस्कियों के साथ, लेकिन साथ ही साथ बिहार बिहान का तड़का, और उसमें अखबारों की सुर्खियों के जो पन्ने हैं वो आपको बताएं। तो आज अखबारों की सुर्खियों में क्या है ये आपको बताएंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम 160वां विजय उत्सव मना रहे हैं वीर कुंवर सिंह जी के बारे में। तो हम आपको बताएं कि आज कल विजय उत्सव के दूसरे दिन बारी बारी से कई प्रस्तुतियां देखने सुनने को मिली, और वहीं आपको बताएं कि विजय उत्सव का रंग देखते बन रहा था। कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से सबको भाव विभोर कर रहे थे। मंगलवार शाम भी SKM हॉल में शानदार प्रस्तुतियां देखने को मिली। 1857 की क्रांति के महायोद्धा वीर कुंवर सिंह की वीरता का बखान घंटों सुनने को मिला। वहीं आपको बता दें कि विजय उत्सव का चटक रंग SK मेमोरियल हॉल में भी देखने को मिला, और वीर कुंवर सिंह की वीर गाथा अद्भुत ही रही। इसी के साथ छात्र छात्राओं ने जाना सड़क सुरक्षा क्यों है जरूरी, इसके बारे में। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, और वहीं ये सूचना और ये जानकारी दी कि मोबाइल से कभी भी बात कर लेंगे, लेकिन एक बार दुर्घटना का शिकार होते तो उबर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कि मोबाइल से सावधानियां बरतें जब आप रोड पे चल रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो या फिर सड़क पार कर रहे हो। अपना ख्याल रखें, और खासकर सड़क पे जब आप निकलते हैं उस वक्त अपना खास ख्याल रखें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बिहार बिहान के सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे आपको अब वक्त आ गया है कि हम आपके इंतजार पे फुल स्टॉप लगा दें, क्योंकि अब हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ रुक कर चुके हैं, हमारे मंच पे हैं, वो हैं जाने माने नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुदीप्त कुमार मजुमदार, जो बिहार के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। बल्कि आज से नहीं, आपको बता दें 1980 से नाबार्ड से ये जुड़े हैं और नाबार्ड में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जानेंगे नाबार्ड के बारे में बहुत कुछ खास और इनकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ खास। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जानना चाहूंगी कि जीवन का जो सफरनामा है वो आपका कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में क्या बताएं? मेरे जीवन का सफर, मैं बिहार के ही हूँ और पटना वासी हूँ। मेरा जन्म कर्म या मेरा पढ़ाई लिखाई ये सारे पटना में ही हुए हैं। पटना में मैं बचपन में पटना कॉलेज हाई स्कूल से अपना मैट्रिकुलेशन निकाला। उसके बाद यहाँ के लोकल कॉलेज AN कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स में पास किया हूँ। आज इसी दौरान नौकरी के बाद, ये आपका BSc पास करने के बाद कुछ कॉस्ट अकाउंटेंसी की पढ़ाई भी की है। इस पढ़ाई के बाद मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पहला जॉब ऑफर मिला। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब ज्वाइन किया 1980 में। रिजर्व बैंक के ज्वाइन करते के साथ उस समय नाबार्ड का गठन हुआ 12 जुलाई 1982 को। तो जो भी रिजर्व बैंक के स्टाफ थे उन लोग को, कुछ लोगों को ऑप्शन मिला था, अगर आप चाहते हो तो आप नाबार्ड में जा सकते हो। तो चूंकि नाबार्ड का जो काम है हमको बहुत एक्साइटिंग लगा, तो मैं नाबार्ड में शिफ्ट किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मैं नाबार्ड में शिफ्ट किया दिसंबर 1983 में। और तब से हमारी जो सफर है नाबार्ड के साथ जुड़ी हुई है।
बेस लेवल से स्टार्ट कर मैं अभी इस लेवल में हूँ। क्या बात है, यानी कह सकते हैं नाबार्ड की जब स्थापना हुई तब से आप जुड़े हुए हैं नाबार्ड के साथ। बहुत कुछ और भी तमाम जानकारियां हम आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और आपके हेल्थ का हम खास ख्याल रखते हैं, इसलिए आपके लिए लेकर आते हैं प्राकृतिक उपचार सेगमेंट। आज प्राकृतिक उपचार सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक उपचार से आप कैंसर जैसी बीमारी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं। आज मैं आपको कैंसर के लिए बताने आई हूँ कि कैंसर क्या है, क्यों होता है और इससे बचने के उपाय। कैंसर का नाम सुनते ही लोग इतना डर जाते हैं कि आधी जिंदगी लगता है कि अब समाप्ति होगी। ऐसी बात नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें अगर थोड़ा सा भी अवेयरनेस बन रखेंगे तो हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। कैंसर सिर्फ हमारे शरीर में आता तब है जब हमारे शरीर के सेल्स को लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो बाहरी जो कैंसर के सेल्स हैं वो हमारे बॉडी में पनपना शुरू करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए अगर हम आयुर्वेद तरीके से अपने आप को, जो जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जानने की ज़रूरत है कि हम उस तरह से जीने लगते हैं, तो इससे हमारा बचाव होता है। हमारे आसपास में जितने भी पौधे हैं, हर पौधे में कुछ न कुछ ऐसा तत्व है जो हमें किसी न किसी बीमारी से बचाता है। जैसे कैंसर जैसे चीज को हम अपने सेल को मजबूत करने के लिए अगर हम बेल का पत्ता का सेवन करते हैं, सुबह में खाली पेट में बेल के पत्ते का रस अगर हम डालते हैं, तो हमारा जो बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि वो सेल्स जो है वो तेजी से ग्रो करता है और वो काफी मजबूत होता है, ताकि किसी भी तरह का हमारे अंदर जो सेल आएगा उसे वो मार देगा। हमारा रहन सहन पश्चिमी सभ्यता से मैच कर रहा है और उस तरह से उस मैच के कारण हमारे बॉडी में टॉक्सिन की मात्रा जरूरत से ज्यादा आ रही है। उस टॉक्सिन को हटाने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं करते और वही मेरे बॉडी में जाके फिर कैंसर का रूप लेता है। कैंसर है क्या? जैसे कहीं भी टॉक्सिन अगर हमारे बॉडी में पनपने लगता है, वो किसी एक जगह जाके जमा होता है। वो जो ही जमा होता है वो फिर हार्ड रूप में ट्यूमर का बनता है, और जब ट्यूमर कुछ दिन होता है तो उसमें कैंसर का डिजीज पनपता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन आ रहा है हम उसको निकालें। उसको निकालने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का सेवन है, जैसे कि अजवाइन है, लौंग है, दालचीनी है, ब्राह्मी है। ये सब चीज़ों का अगर दूध के साथ सेवन लेते हैं तो हमारा टॉक्सिन डे टू डे निकलता चला जाएगा। हम टॉक्सिन से बचते हैं तो हम कैंसर से बचते हैं। यदि किसी कारणवश हमें डायग्नोसिस होता है कि हमें कैंसर है, तो हमें डरना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में यदि कैंसर को पहचान लेते हैं और उसका इलाज कराते हैं तो आपका कैंसर क्योर होना ही होना है। जैसे कि तंबाकू का कैंसर इंडिया में सबसे ज्यादा है, वो सिर्फ तंबाकू के ही कारण होता है, जो कि मुंह का कैंसर कहते हैं उसे। उससे बचने के लिए हमें तंबाकू से दूर होना होगा। अब यदि हमें तंबाकू की आदत लग गई है तो उसे छुड़ाने के लिए या तो हम पॉकेट में हमेशा भुना हुआ सौंफ लेके चलें। सौंफ लेने से क्या होगा, वो सौंफ खाने से आपके अंदर का टॉक्सिन भी निकलेगा और तंबाकू खाने की प्रवृत्ति भी आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। रात को सोने से पहले आपके अंदर का टॉक्सिन भी निकलेगा और तंबाकू खाने की प्रवृत्ति भी आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। रात को सोने से पहले नीम का 5-6 पत्ता ले लें, उसे अच्छी तरह से धो लें और उसे चिबा के सो जाएं। जब आप उसे चबाएंगे तो सुबह उठ के आपकी को तंबाकू खाने की इच्छा नहीं होगी, आप उससे बचने लगेंगे। धीरे धीरे आप तंबाकू से दूर होंगे, आपका सुरक्षा मुंह का होगा,
आपका बॉडी भी सुरक्षित होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें एसी में रहना है, थोड़ा लेट उठना है, थोड़ा लेट सोना है, ये सब से हम बच नहीं सकते। हमारा कार्य ऐसा है कि हमें ये करना ही करना है। इसके बचाव के लिए हम ग्रीन टी का सेवन करते हैं। सुबह उठ के अगर हम ग्रीन टी लेते हैं तो उससे जो बॉडी में टॉक्सिन आता है वो देखेंगे कि आपको रोज आप अनुभव करेंगे कि वो टॉक्सिन आपका बाहर जा रहा है। इसका आपको खुद ब खुद पीने पे आपको लगेगा कि हाँ, कुछ मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। जिस तरह से अभी वायरल जो क्या है, अब इसी वायरल फीवर से अगर कहीं आपके अंदर टॉक्सिन बहुत जमा है, ट्यूमर है, उसमें अगर वायरल फीवर होते होते वहीं से जर्म्स पकड़ता है आपको। जिसके बचाव के लिए, जैसे अगर हड्डी का आपको कैंसर होता है, उसमें आप बेलपत्र की पत्तियां उसमें बहुत कारगर है। लहसुन का अगर आप सेवन हमेशा करते हैं तो कभी आपको जोड़ों का दर्द, कैंसर ये हो ही नहीं सकता। इसलिए लहसुन का सेवन, जो कि हमारे किचन में ही सारी चीजें हैं, हम थोड़ा सा अपने आप को अगर देख के चलें, जान के चलें, तो वो सारी चीजें हमें बहुत सुरक्षित करती है। जैसे टमाटर का जूस, जिसे हम जूस अगर बना के पीते हैं तो उससे भी हमारे सेल्स मजबूत होते हैं। चूंकि वो रेड सेल्स होते हैं, वो काफी मजबूत होते हैं। इससे अगर हमारे अंदर रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता हम स्ट्रांग किए हुए हैं तो हमें किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। वेलकम बैक। हेल्थ सेगमेंट के बाद फिर से आपका स्वागत है बिहार बिहान में, और आज हमारे खास शख्सियत हमारे साथ शिरकत कर चुके हैं। इस दिलचस्प बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में यहाँ पे लेके जाना चाहूंगी। और आपने शिक्षा के बारे में बताया, आपने आरबीआई में जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई, जहां से आपने नौकरी की शुरुआत की, उन दिनों के बारे में बताया। लेकिन उन दिनों के बारे में बात करूं जब सुदीप कुमार मजूमदार छोटे थे, तो कैसे थे बचपन में सुदीप कुमार मजूमदार? आपने तो मुझे पुराने दिनों की याद दिला दी। बचपन में मैं क्या बोलूं, हम लोग सिंगल न्यूट्रियल फैमिली के ही थे। मेरे पेरेंट्स और मेरे बड़े भाई हम लोग साथ में रहते थे, एक साथ में थे। बचपन हमारे बहुत हंसी खुशी में बीते, प्राचुर्यता में नहीं बीते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एबंडेंस थे, पर जो भी थे लव एंड अफेक्शंस थे। इसके साथ हमारी जिंदगी काफी थोड़े से स्ट्रगल के साथ बहुत अच्छी तरह से चली हमारी जिंदगी। मेरे पेरेंट्स के बहुत सपोर्ट थे हमारे साथ, मेरे बड़े भाई का भी सपोर्ट थे। जब भी हम लोग कुछ भी करते थे सब साथ में रहते थे। ये हमारी कल्चर है कि जब भी व्हाटएवर हमारी ईटिंग हैबिट या जो भी थे, जब भी मौका मिले ऑलवेज हम लोग एक साथ रहा करते थे। जब हमारी कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, उस समय कुछ हमारे साथ इश्यूज थे, तो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करने पड़े। बीच में कुछ ट्यूशंस करके भी अपने फीस वगैरह आगे निकालने पड़े, बट इट वॉज अ हैप्पी टाइम फॉर दैट टाइम। वो लगता था कि इज अ पार्ट ऑफ द माई लाइफ एंड आई एंजॉयड इट। अच्छा लगा। बिल्कुल कह सकते हैं संघर्ष का जो ये दौर होता है वो हर किसी के जीवन में होता है, और उस वक्त जो आनंद, जो सुख होता है, इंसान जो आज के वक्त याद करता है, वो सुख और वो आनंद आज के वक्त नहीं मिल पाता है। सही तो कहीं ना कहीं उस फेज की बात अलग होती है, जिंदगी का वो दौर अलग होता है और उसका महत्व अलग होता है। यहाँ पे अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपकी नौकरी हुई पहली, वहां से उसके बाद नाबार्ड में आपका आना हुआ और 1982 में नाबार्ड आना हुआ। पहली पोस्टिंग नाबार्ड में आपकी कहाँ हुई? पहली पोस्टिंग हमारे नाबार्ड में पटना में ही हुई। जब मैं रिजर्व बैंक ऑफ पटना में था, हमने जब शिफ्ट किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पटना में, तो मेरी पोस्टिंग पटना में ही हुई।
उस वक्त का दौर क्या था? नाबार्ड में सब कुछ नई योजनाएं, नए प्लान्स, डेवलपमेंट, सारी पॉलिसीज, तो उस वक्त का जो फेज था वो क्या था? नाबार्ड का जो इनिशियल फेज था, जैसे बाकी सारे फेज में स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, उससे नाबार्ड की वो फेज भी स्ट्रगलिंग फेज थी। क्योंकि 12 जुलाई 1982 को जब नाबार्ड की स्थापना हुई और इंदिरा गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नाबार्ड को देश के लिए डेडिकेट किए थे, तो हमारी नाबार्ड के ऊपर बहुत बृहद जिम्मेदारी थी कि जो हमारी मैंडेट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के उन्नयन के लिए, इसमें आगे के कदम बढ़ाएं। शुरू के फेज में हमारा मुख्य काम यह था कि बैंक्स को लोन देना और थोड़े छोटे मोटे डेवलपमेंटल वर्क थे। उस समय लिक्विडिटी क्राइसिस ज्यादा रहा करती थी, जो बैंक्स को फाइनेंस करना पड़ता था उनके लिए उनके लोन नहीं रहते थे, उनके पास रिसोर्सेस नहीं रहते थे। तो नाबार्ड एक बेसिक रिफाइनेंसिंग एजेंसी के तौर पर आई कि जब भी बैंक को जरूरत पड़े वो हमसे ऋण लेकर आगे फील्ड में डिसबर्समेंट्स कर सके। तो ये हमारी एक बेसिक काम उस समय स्टार्ट हुई थी और हमको शुरू से ही ये मिला हुआ है, मैंडेट मिला हुआ है कि जो भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज हैं इनका इंस्पेक्शन या उसका सुपरविजन हम लोग करते हैं। तो उस समय शुरू के स्टेज में हमारे मेन काम इसी में था कि क्रेडिट प्लानिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर द बैंक्स एंड बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक का डेवलपमेंट प्लस इंस्पेक्शन। जैसे जैसे हमारी जिंदगी बढ़ती गई नाबार्ड का स्कोप काफी आगे बढ़ गया, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। और पटना के बाद मुंबई में आपकी पोस्टिंग हुई, मुंबई जाना हुआ, वहां मैं जानना चाहूंगी कि क्या अनुभव रहा और किस तरह के विकास की योजनाओं में आपका योगदान रहा, आपकी भूमिका रही? ऐसा है कि पटना में जब मैं था तो मैं सारे वो काम करते थे जो फील्ड से जुड़े हुए थे। जैसे हमारे पास स्कीम्स आते थे, उसके अप्रेजल करना, वो स्कीम धरातल में हो सकती है कि नहीं, उसको फाइनेंशियल वायबिलिटी निकालना, ये सारे काम हम लोग उस बेस लेवल में वो काम करते थे। पर जब मैं प्रधान कार्यालय मुंबई को स्थानांतरित हुए उस समय मेरी पोस्टिंग दूसरे डिपार्टमेंट में हो गई, वो हो गई ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, उसके सारे इश्यूज को टैकल करना, ये एक अलग एक्सपीरियंस थी जो हमको इस एक्सपीरियंस से ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। जी। और अगर ये जानना चाहूँ कि इसके बाद हैदराबाद जाना हुआ आपका, तो तब तक कह सकते हैं नाबार्ड का भी विकास उस तरह से आपके करियर के साथ साथ नाबार्ड का भी ग्रोथ होता चला गया। तो हैदराबाद में जाना हुआ, नाबार्ड का ग्रोथ और थोड़ा ज्यादा हो गया, वहां के अनुभव के बारे में क्या बताएंगे? हैदराबाद का अनुभव मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। मैं था वहाँ पर करीबन 6-7 साल काम किया हैदराबाद में। उस समय ये तो कंप्लीट सिंगल आंध्र प्रदेश थी, जो अभी हमारे बाइफर्केशन हो गए हैं, पर उस समय कंप्लीट टोटल आंध्र प्रदेश थी, बड़ी काफी लंबी डिस्ट्रिक्ट थी। उस समय 2 मुख्य विभागों में मैंने काम किया था वहाँ पर। एक था हमारे के NFS, जो हमारे गैर कृषि क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए उसमें काम किया। फिर मैंने काम किया जो हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस करते हैं डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उस विभाग में भी काम किया। इस दोनों विभाग में काम करने का से फायदा ये हुआ कि मुझे आंध्र प्रदेश के सारे जिले में घूमने का मौका मिला, विजिट करने के मौके मिले जी। और उसका एक्सपीरियंस मैं अभी बयान नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। यहाँ दोबारा से पटना में आपकी पोस्टिंग हुई, जैसा कि आपने बताया कि पहली पोस्टिंग आपकी पटना ही में थी, इसके बाद फिर दोबारा से पटना आने का मौका मिला और यहाँ सेवा देने का मौका मिला। तो कैसा अनुभव रहा है यहाँ पे और अभी क्या कुछ योजनाएं हैं जिस पे काम चल रही है? अभी जो मेरे जो ये टेन्योर है पटना में, इस टेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पोस्टिंग से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मुझे पूरे बिहार क्षेत्र के बारे में देखना पड़ता है। पूरे बिहार के पटना रीजनल ऑफिस में जो हमारे स्टाफ है सबके बारे में देखना पड़ता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बिहार में डेवलपमेंट के काफी गुंजाइश है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बिहार में डेवलपमेंट के काफी गुंजाइश है। ये बहुत खुशी की बात है कि बिहार सरकार भी बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, जो हमारे जो भी हम काम करते हैं उसके साथ ही जुड़े हुए हैं बिहार सरकार के सारे स्कीम्स।
नाबार्ड का योगदान बिहार के उन्नयन के लिए बहुत काफ़ी है। जिस क्षेत्र में जाएंगे बिहार में, हर क्षेत्र में नाबार्ड का नाम जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि हमको यही रहती है कि जब भी मैं गांव में जाता हूं, किसी से बात करता हूं, सबको ये पता है कि नाबार्ड क्या है। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे ख्याल से हो नहीं सकती है। बिल्कुल, पटना आकर चीफ जनरल मैनेजर के पद पे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है और भी जवाबदेही आपकी बढ़ गई है। और बिहार राज्य में नाबार्ड की क्या कुछ भूमिका है, बिल्कुल हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार में वक्त हो चला है छोटे से विराम का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अप्रैल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल से प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी की वेबसाइट और दूरदर्शन के YouTube पर सजीव प्रसारण भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। याद रखें, रविवार 29 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। दूरदर्शन, एक चैनल, एक भरोसा, एक उम्मीद पेश कर रहा है बेहतरीन क्वालिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिससे एंटरटेनमेंट का मजा और भी बढ़ जाता है। जी हाँ, अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट्स, कंप्यूटर, कार्स और टीवी सेट्स पर दूरदर्शन के चैनल्स का डिजिटल क्वालिटी में लुत्फ उठा सकते हैं। DVB T2 स्टैंडर्ड के माध्यम से डोंगल, टीवी ट्यूनर और राउटर ई मॉकेट पर कई प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से उपलब्ध है। DVB T2 के जरिए इस समय दूरदर्शन के 5 चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी स्पोर्ट्स और डीडी किसान या क्षेत्रीय चैनल शामिल हैं। देश के 16 शहरों में ये सुविधा दर्शकों तक पहुंच रही है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, जालंधर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, रायपुर, इंदौर, औरंगाबाद, कोलकाता, पटना, रांची, गुवाहाटी, कटक, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें www.dbindia.gov.in। IPL 2018, first time ever on DD Sports. The world's largest crossword contest, the show for the sharpest minds is all set to begin. Useless Orient fellow, 4-letter word. Feel the passion, witness the brilliance, something you can't afford to miss. Your clue, useless is that. Have unlimited fun. The Triptych Crossword Contest 2017 on DD National. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार में। आज हमारे साथ हैं नाबार्ड बिहार के चीफ जनरल मैनेजर सुदीप्त कुमार मजूमदार। ब्रेक पे जाने से पहले हम बिहार के बारे में बात कर रहे थे, तो बिल्कुल यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि बिहार के विकास में, हमारे राज्य के विकास में नाबार्ड की क्या भूमिका है और उसमें आपकी भूमिका कहाँ निहित है, कैसे निहित है? बिहार में अगर मैं जैसे नाबार्ड का जो मेजर काम है, मैं उसी तरह से एक एक करके चलता हूँ। प्रधान काम मेरा है तो 3 मेरे पास मुख्य काम होते हैं बिहार में। मैंने पूरे नाबार्ड के 3 मुख्य काम, अगर पूरे काम को डिवाइड करें तो 3 मुख्य काम होते हैं। एक तो होता है डायरेक्टेड क्रेडिट देने के लिए, कि बैंक्स को, स्टेट गवर्नमेंट को या अदर पार्टीज को लोन देने के लिए, आगे के डेवलपमेंट के लिए। हमारे जितने भी लोन्स रहते हैं या क्रेडिट प्रोडक्ट्स रहते हैं वो हमारे फाइनेंसिंग इस तरह से होते हैं कि नीचे के लेवल को फायदा हो। तो इस क्षेत्र में
बिहार में हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को RIDF के अंदर जो हमारे आधारभूत संरचना के लिए ऋण देते हैं, पिछला साल हम लोगों ने 1648 करोड़ का ऋण स्टेट गवर्नमेंट को दिया। इस ऋण से स्टेट गवर्नमेंट ने डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो आगे के काम, बेस लेवल काम के लिए या किसानों के सुविधा के लिए आगे काम करेगी। उसी तरह से हम लोगों ने बैंक्स को भी जिसकी जरूरत थी, आवश्यकता थी, उन लोगों को हम लोगों ने ऋण मुहैया कराया। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के 1-2 इकाइयों को जिनको ऋण की आवश्यकता थी, उनको भी हमने डिफरेंट लाइन के अंदर ऋण की मुहैया कराई। द्वितीय काम हमारा होता है बैंक का सुपरविजन। बैंक का सुपरविजन का मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, इनके सुपरविजन करके इनमें जो खामियां जो निकलती हैं उनको सुधारने, किस तरह से उनको सुधारा जाए, किस तरह से ये देखा जाए कि उनका हेल्थ डिटोरिएट नहीं करे या हेल्थ उसको आगे हम बढ़ाएं। इस क्षेत्र में हमारी अलग विभाग है जो केवल इस चीज को देखती है कि जो हमारे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इनके हेल्थ को कैसे बढ़ाया जाए या इनको हम लोग कैसे आगे डेवलप कर सकें। दूसरी प्रकार काम हमारे जो अलग काम है वो हमारे डेवलपमेंटल काम से। डेवलपमेंटल काम अगर आप बोलो तो पहले का वो मैं बोल दूंगा, हमारा वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जिस क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लत है, पानी नहीं मिलती है, जो पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं, उस जगह में हम वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाते हैं कि वहां पर जो भी रन ऑफ वाटर है उसको हम कलेक्ट करके उस एंटायर एरिया को आगे डेवलप कर सकें। सिमिलरली हमारे ट्राइबल डेवलपमेंट फंड है, इसमें हम ट्राइबल एरियाज को डेवलप करते हैं उनके विकास के लिए। पिछला साल हम लोगों ने एक बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसको हम लोग कहते हैं वाटर कैंपेनिंग के लिए। पूरे स्टेट के 10 जिले को चुना गया था। वो सिलेक्टेड 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी हम लोगों ने गांव के वॉलंटियर्स सिलेक्ट किए, उन लोग को यह बताया गया किस तरह से पानी का को कंजर्व करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करके हर ड्रॉप को कैसे कैच करके अपने गांव में जो भी एरिया है जहाँ में पानी की असुविधा है उस पानी को हम कलेक्ट करके आगे काम कर सकते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी, हर गांव में जहाँ पर हम लोगों ने काम किया, हर गांव में कम से कम 1 या 2 वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर बने जो ग्रामीणों ने खुद अपने मेहनत से करी। एक पैसा नहीं लगा इसमें, ग्रामीणों ने खुद अपनी पैसा से ये संरक्षण की जहाँ पर पानी हम कलेक्ट करते हैं। और ये काम हमारे हो जाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हम लोगों ने वार्ता किया कि ये जो हमारे काम पानी के संरक्षण के लिए इतने सारे काम हुए, इसमें आगे भी मदद कीजिए। तो हर जिले में हमको स्टेट गवर्नमेंट से काफी अच्छे सपोर्ट मिले हैं कि जितने भी मनरेगा ये आग के लिए जो भी काम होते हैं उस गांव में किए जाते हैं कि ये पानी की जो असुविधा है उसको आगे के लिए आगे बंद हो सके। और ये हमारा आगे का जो प्रोग्राम है 18-19 में भी हमारा ये प्रोग्राम है कि इस प्रोग्राम को और अपस्केल करें और अच्छी तरह से करें। आगे के जीवन में पानी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो हमको अभी तक टैकल करना है। जी। और यहाँ पे आपने बताया कि सरकार का भी बहुत सपोर्ट होता है, जाहिर सी बात है। अगर 2018 क्योंकि 31 मार्च बीत गया है और अब हम अप्रैल में आ गए हैं, तो एक नए बजट के बारे में बात करूं, विकास के लिए जो नए डेवलपमेंट के लिए जो नए बजट इस बार आए हैं साल 2018-19 के लिए, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? ये जो हमारे बजट आए 2018-19 के, उसका मेजर फोकस हमारे 2 एस्पेक्ट पर थे। एक है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए और दूसरे एजुकेशन। ये 2 मेजर एस्पेक्ट थे इस साल के बजट में। बिहार सरकार का एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान भी अलग से बने हुए हैं 5 साल के। उसके बहुत सारे प्रोविजंस को इस करंट बजट में इंटीग्रेट किया गया है। जहां तक नाबार्ड का सपोर्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से हमारे जुड़े हुए हैं और इस बजट के मेजर पोर्शन ये दोनों एस्पेक्ट्स पर हैं। नाबार्ड का सपोर्ट या हमारे जो अटैचमेंट है हर फील्ड में, हर सेक्टर में गवर्नमेंट के साथ है। मैं ये कह नाबार्ड का सपोर्ट या हमारे जो अटैचमेंट है हर फील्ड में, हर सेक्टर में गवर्नमेंट के साथ है। मैं ये कह सकता हूँ कि साल के बजट जो है
आगे के बिहार के डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा बजट है ये। बिल्कुल, यहाँ पे आपसे जरूर जानना चाहते हैं कि 7 निश्चय योजना हमारे बिहार सरकार का चला 7 निश्चय योजना जो है, इसके बारे में क्या बताएंगे? नाबार्ड की इसमें क्या भूमिका है और कैसे 7 निश्चय योजना को नाबार्ड किस तरह से मदद कर रही है, किस तरह आगे बढ़ा रही है? आप ये कह सकते हो कि 7 निश्चय, हर निश्चय नाबार्ड का भी निश्चय है। 7 निश्चय में पहला अगर आप देखो, पहला है रोड कनेक्टिविटी, हमको रोड कनेक्टिविटी बढ़ानी है। इस मामले में नाबार्ड का तो बहुत अधिक सहयोग है कि चूंकि हमारे RIDF फंड से जो भी हम देते हैं, बिहार में अधिकतर रोड्स के लिए काफी हम लोगों ने ऋण मुहैया करा है, काम आगे होती है। बहुत रिसेंटली सरकार के माध्यम से एक दूसरी स्कीम भी चालू हुई है, उसको हम लोग कहते हैं GTSMY, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना। यह शायद भारत की ये पहली सरकार है जो हर टोला को रोड से जोड़ने के लिए निश्चय किया है। इस जो निश्चय किया है, इसके साथ हमारा भी सहयोग इसलिए है कि हमने उसमें अपना अलग से क्रेडिट फंड दिया है। करीबन इस साल हमने 2820 करोड़ का ऋण सैंक्शन किया है, 500 करोड़ का डिसबर्समेंट हम लोग उसमें किए भी हैं। फिर सेकंड हमारी आती है उसमें हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में भी हमारे RIDF के अंदर प्रावधान है कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स ये सारे बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड उनका थर्ड निश्चय में ये आता है कि ड्रिंकिंग वाटर, सिमिलरली ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हमारे पास RIDF का सपोर्ट है। 2-3 स्कीम्स ऑलरेडी चल रहे हैं हमारे नालंदा बांका स्कीम से, जहां पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए हमारे RIDF का सपोर्ट मिला हुआ है। तो जितने भी निश्चय है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के 7 निश्चय में, हर निश्चय के साथ नाबार्ड जुड़ा हुआ है, इसमें कंप्लीट सपोर्ट नाबार्ड का है। बिल्कुल, राज्य के बाद बात आती है राष्ट्र की। तो राष्ट्र के विकास में नाबार्ड की क्या भूमिका है 1982 से आज तक में, ये हम जानेंगे ब्रेक के उस पार। यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। सुना है आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं? हाँ बेटा। क्यों? तो पंजीकरण करवाना मत भूलना, वरना बाद में परेशानी होगी। याद है ना, पंजीकरण ना करवाने के कारण पिछली बार लखनऊ वाले चाचा जी को बाल्टन से वापस लौटना पड़ा था। क्या पंजीकरण इतना जरूरी है? हाँ पिताजी, यात्रा के लिए पंजीकरण बहुत आवश्यक है। इसके बिना यात्रा की अनुमति नहीं है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने शहर में ही यात्रा के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। वो कैसे? श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने देश भर में कुछ बैंकों को यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी सौंपी है। वहां से रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। फॉर्म भरकर जमा करवाएं और निर्धारित दिन के लिए यात्रा परमिट प्राप्त करें। रही बैंक शाखाओं की जानकारी की बात, तो ऐसे बैंकों की सूची श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अच्छा, तुम वेबसाइट से बैंक का नाम पता निकालो, मैं अभी पंजीकरण करवाने जाता हूँ। दादूजी। हाँ बेटा। मेरा पंजीकरण भी करा लेना। अच्छा। मैं भी अमरनाथ जी जाऊंगी। नहीं बेटा, 13 साल से कम और 75 साल से अधिक आयु के लोगों को यात्रा के लिए रजिस्टर नहीं किया जा रहा। यात्रियों की सुविधा और जानकारी है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी। Khajuraho Dance Festival 2018, a celebration of Indian classical dances. Watch the glimpse from 31st March every Saturday and Sunday at 3 p.m. सिर्फ DD नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। सरकार की कोशिश, घर घर हो DD फ्री डिश। मनोरंजन की दुनिया में धमाल बिना किसी मासिक भुगतान के, बिल्कुल फ्री। फैमिली एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज, जिसमें है 80 टीवी चैनल्स, न्यूज व्यूज, सीरियल्स, म्यूजिक, फिल्म्स, स्पोर्ट्स के साथ साथ मौजूद हैं 40 रेडियो चैनल्स। DD फ्री डिश, आपके सपनों का देश। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम बिहार बिहान। और
ब्रेक पे जाने से पहले हमारा ये सवाल था कि राष्ट्र के निर्माण में नाबार्ड की क्या भूमिका है। तो आइए जानते हैं हमारे चीफ जनरल मैनेजर से। राष्ट्र के निर्माण में क्योंकि हमारा मैंडेट है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में सोचे तो कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो अछूआ रहता है। सारे के सारे एस्पेक्ट्स में नाबार्ड के काम हमारे होते हैं। राष्ट्र के डेवलपमेंट में नाबार्ड का सबसे पहला भूमिका तो यह है कि हम जैसे बिहार के बारे में मैंने कहा, ऋण मुहैया कराना बैंक्स को, सरकार के लिए ऋण देने के लिए। सबसे बड़ी बात अभी ये है कि भारत सरकार के बहुत सारे स्कीम्स जो हैं वो भी हम नाबार्ड के माध्यम से करवाते हैं। भारत सरकार को नाबार्ड के ऊपर इतना सारे कॉन्फिडेंस है कि जितने भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स होते हैं हमारे एग्रीकल्चर, कृषि और ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए, वो सारे के सारे स्कीम नाबार्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं। सब्सिडी स्कीम्स भी नाबार्ड के माध्यम से मूव होते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है अभी क्लाइमेट चेंज की, ग्रीन क्लाइमेट की। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ये होता है कि सारे जो भी हमारे मैं क्या कहूँ एस्टैब्लिश जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं या नॉर्म्स हैं या बहुत माने बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज जो होते हैं इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसमें दो चीज होते हैं कि कैसे इस क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करें, उसको हम आगे बढ़ने नहीं दें, या अगर क्लाइमेट चेंज हो गए हैं तो उसको हम कैसे अडॉप्ट करें, एडप्टेशन। तो इस दोनों के लिए एक अलग अलग 2-3 फंड बने हुए हैं, दो इंटरनेशनल लेवल में, एक गवर्नमेंट लेवल में। आपको जानकर ये खुशी होगी कि नाबार्ड को ये तीनों फंड के लिए नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी बनाई गई है। नाबार्ड के माध्यम से ही ये सारे स्कीम्स चलते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो नाबार्ड राष्ट्रीय क्षेत्र में एक ऐसा पोजीशन में आ चुके हैं कि नाबार्ड के बारे में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में कल्पना की नहीं जा सकती है। पॉलिसी इश्यूज मैटर में अगर हम बात करें, पॉलिसी इश्यूज के लिए, सुपरवाइजरी या कंट्रोल इश्यूज के लिए नाबार्ड का ओपिनियन, कमेंट्स या सहयोग एब्सोल्युटली एसेंशियल है। इसका बिना आगे चलती नहीं है। तो इस राष्ट्र के विकास के लिए नाबार्ड इज एन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिसको आगे हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, राज्य के बारे में, राज्य के विकास के बारे में हमने बात की, राष्ट्र के विकास के बारे में बात की। अब नाबार्ड की जो वर्किंग सिस्टम है उसके विकास के बारे में बात करूं। उन दिनों 1980 से लेकर आज 2018 में क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? देखिए 1980 नाबार्ड की बात अगर मैं शुरू करूँ 12 जुलाई 1982 से, ठीक है। 12 जुलाई 1982 के जो वर्किंग स्टाइल और आज के वर्किंग स्टाइल में हेल एंड हेवन की जो डिफरेंस बोलते हैं ना, वो हेल एंड हेवन की डिफरेंस है। एक तो बार उस इनिशियल पीरियड में हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स थे नहीं, इतने एक्टिविटीज थे नहीं, और सारे के सारे काम मैनुअल हुआ करते थे। अभी हमारा ऑटोमेशन लेवल बहुत हाई लेवल तक चली गई है। ये सारे के सारे काम, मैक्सिमम काम हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम से होती है, और हमारे काम का दायरा बहुत बढ़ गया। जो पहले मेजर 4-5 एक्टिविटी थे, अभी का दायरा ऐसा है कि हमारे जीवन के किसी क्षेत्र में नाबार्ड है नहीं, इसकी कल्पना हो नहीं सकती है। तो काम के क्षेत्र हमारे दायरा बहुत बढ़ गए हैं। तो इसमें हमारी आवश्यकता भी हो गई है कि हमको ज़्यादा स्किल स्टाफ की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से पहले उतने स्किल की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहाँ स्किल स्टाफ की जरूरत पड़ती है। क्लाइमेट चेंज की बात करें, वाटरशेड की बात करें, TDF की बात करें, सब जगह कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। ये टेक्निकल इश्यूज के लिए हमको टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो कभी हमारे खुद के टेक्निकल स्टाफ होते हैं, जरूरत हो तो बाहर से हमको कंसल्टेंसी अलग से लेने पड़ते हैं। तो दोनों अभी 1980 और आज में प्रैक्टिकली कंपेरेबल नहीं रहा। इतने फास्ट हम लोग डेवलप किए हैं, इतने सारे एक्टिविटीज हो चुके हैं कि हम लोग 1982 का जो पीरियड है ना, उसको काफी आगे छोड़ चुके हैं, ना काफी आगे बढ़ गए हैं। जी, और यहाँ पे आपने स्किल की बात की, तो स्किल से एक सवाल जो मेरे जहन में, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बात करूँ तो किस तरह की योजनाएं हैं और क्या क्या योगदान है, क्या भूमिका है नाबार्ड की स्किल डेवलपमेंट के लिए? स्किल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड में शुरू से ही कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स थे। बहुत इनिशियल पीरियड में हम लोग इसको कहते थे RADP,
डेवलपमेंट के लिए नबार्ड में शुरू से ही कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स थे। बहुत इनिशियल पीरियड में हम लोग इसको कहते थे REDP, रूरल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें हम लोग किसी भी एंकर एजेंसी या NGO के माध्यम से सिलेक्ट विलेज के या सिलेक्ट एरियाज के जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देते थे। ये उद्देश्य के साथ ये ट्रेनिंग के बाद ये आगे या तो बैंक लोन मिलेंगे या अपना यूनिट सेटअप करेंगे। अभी हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को हम लोगों ने काफी अपस्केल कर दिया है, काफी अपस्केल किया है। 2-3 तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम सेपरेटली चलाते हैं। पहला कि हम SHG महिला को, जो हमने SHG महिलाओं को एकत्रित किया है, SHG के लिए तो नबार्ड इस पायोनियर, नबार्ड ने SHG प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। तो SHG महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके ग्रुप के संगठन हो गए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करवाते हैं माध्यम से, उसको हम MADP कराते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इच्छा है कि वो लोग एक साथ तो आ गए, अब आगे बढ़कर कुछ काम करें। इसी तरह से MADP हम लोग करवाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है SHG मेंबर्स के लिए LEDP, लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, काफी लंबे प्रोग्राम होते हैं, और बैंकर्स को भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि चूंकि इनका प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद जब उन लोगों ने स्किल कुछ एक्वायर कर लिया है तो उनका सेटलमेंट हो जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे LEDP प्रोग्राम में जितने भी ट्रेनिंग्स हुए हैं या जितने भी प्रशिक्षण के मोर देन 60% लोग कुछ ना कुछ काम में या तो जुड़े हुए हैं या अपना इंडस्ट्री सेटअप की है। इसी तरह से हम लोग जैसे वाटरशेड में हमारे काम चलते हैं, वाटरशेड में भी काम हो जाने के बाद जब वाटरशेड डेवलपमेंट का काम खत्म हो गई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके एरिया से, उनका एडिशनल स्किल के लिए वहाँ भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। फिर जो डिफरेंट हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर दूसरे लोग जैसे RCET हुए, रूट सेफ्टी हुए, ये हमारे अदर एजेंसीज को जो स्पेशल ट्रेनिंग अपने बेनिफिशियरीज को इम्पार्ट करते हैं, उसको भी हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं या उनके साथ रहते हैं। मेजर उद्देश्य ये है कि लोकल लोगों को स्किल प्रॉपरली एक्वायर हो और वो इधर ही रहे। हमारा मेजर उद्देश्य ये रहता है कि माइग्रेशन रोकना। तो उसके लिए आवश्यकता है कि उनको प्रॉपर स्किल मिले और उनको यहाँ प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले। तो दोनों तरफ से हमारी कोशिश रहती है। जी, यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक लंबे समय के बाद जो अनुभव है आपका, तो किस तरह की चुनौतियां आती हैं, किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है? एक चीफ जनरल मैनेजर के पद पर आप हैं, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कई जवाबदेही है आपके ऊपर, तो कैसे चुनौतियों का सामना करते हैं आप? चीफ जनरल मैनेजर का जो पद है चुनौतियों को सामना करने के लिए ही है। मुझे कुछ अलग से काम नहीं करना पड़ता है। हमको मेरे मुख्य काम यही है कि चुनौतियों को जो आए हैं उनको उसको हम इस तरह से सेट राइट करें। चुनौतियां अगर आप बोले तो हर क्षेत्र में आते हैं। हम बैंक से काम करना चाहते हैं, बैंक के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आती हैं। हम जिस तरह से काम चाहते हैं उस तरह से काम नहीं होती, वो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। या हमने कुछ व्यूज दिया या वी एक्सपेक्ट समथिंग कि ये बैंक, हमने जो बोला बैंक इस तरह से काम करेंगे, वो नहीं कर पाते हैं, तो उसको किस तरह से हम काम करवाएं या किस तरह से बैंक के डेवलपमेंट के लिए ये काम हो सके, इसको मैनेज करना हमारे लिए एक चुनौती है। उसी तरह से अगर मैं ग्रामीण एरिया में हमारे डेवलपमेंट की बात कहूँ, जो हमारे डेवलपमेंट एरियाज रहते हैं, वहाँ पर जितने भी हमारे एजेंसीज हैं, NGOs हैं, उनको साथ मिलाकर, क्योंकि ये हमारे NGOs, हमारे सारे काम NGOs के माध्यम से होते हैं, वो NGOs फिर नीचे बेस लेवल में काम करते हैं, जो बेस लेवल बेनिफिशियरीज उनका एक साथ में लाते हैं। तो ये सारे को एक साथ में मिलाकर प्रॉपरली काम निकालना, ये अपने आप एक चुनौती रहती है, जिसको एवरी डे इसको फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही जाते हैं, वो चुनौतियों को तो फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे ई शक्ति योजना के तहत क्या कुछ है खास। यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा। जीने का अरमान है नारी, हम सबका सम्मान है नारी। नारी नहीं तो जग सूना है, कण कण में विद्यमान है नारी। नारियां हो रही हैं अब और सशक्त। देखिए कार्यक्रम बातें जीत की, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। Upcoming all together with the brand new episodes of Bakka Taste है।
Watch IPL 2018, first time ever on DD Sports. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इस बातचीत के सिलसिले को हम यूं ही आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये सवाल था, ई शक्ति योजना जो है उसके तहत क्या कुछ है खास, क्या उसके उद्देश्य है, क्या उसकी भूमिका है विकास में, ये बताएं। ई शक्ति हमारे नबार्ड का एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ई शक्ति का मेजर फोकस इसलिए है कि हम बैंक के पास एसएचजी को ले आना चाहते हैं, जिससे कि एसएचजी को सामने खुद नहीं आना पड़े, किसी मोबाइल ऐप के माध्यम से या उसके सिस्टम के माध्यम से वो सारे एसएचजी के बारे में अपनी जानकारी मिल सके। ऐसा होता है कि सेल्फ एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, गांव में मेरी इंटीरियर लोग रहते हैं, इनके लिए हर समय बैंक में आना मुश्किल होती है। और जब भी एसएचजी को लोन देना होता है, एसएचजी के जब ऋण की आवश्यकता होती है, तो बैंक देखते हैं कि ये एसएचजी कितने स्ट्रांग है, इसकी मीटिंग्स रेगुलरली होते हैं कि नहीं, इनमें इंटरनल डिसिप्लिन है कि नहीं, आपस में लेन देन करते हैं कि नहीं, जो कुछ पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स चेक करने के बाद ही ये ऋण दिया जा सकता है। आज के दिन में क्या होता है कि एसएचजी वाले को खुद जाना पड़ता है अपने बुक्स को लेकर वहां पर। ई शक्ति प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ये सारे के सारे उनके ट्रांजैक्शन, एसएचजी के ट्रांजैक्शन जो है सो डिजिटली कैप्चर करते हैं। एवरी मंथ इसका अपडेशन होता है। सारा हमारे एनिमेटर्स हैं जब फील्ड में घूमते हैं, मोबाइल लेकर ये सारे के सारे मोबाइल डेटा अपडेट करते हैं एसएचजी के, और बैंक के पास वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस सिस्टम में चली जाती है हर एसएचजी के बारे में। तो बैंक ब्रांच वाले जो हैं वो अपने सेंटर में बैठकर, अपने ब्रांच में बैठकर ये देख सकते हैं इस एसएचजी का फंक्शन कैसा है, इसका हेल्थ कैसा है, ये फाइनेंस के योग्य है कि नहीं। सो ये एसएचजी बैंक का जो क्रेडिट लिंकेज के लिए एक बहुत एब्सोल्युटली एसेंशियल प्रोजेक्ट है। और आपको जानकर खुशी होगी कि पहले हमने पायलट प्रोजेक्ट खाली मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में चालू किया था, अभी 6 और नए जिले में हमने स्टार्ट किया है। प्रगति हो रही है, चल रही है। और एसएचजी के मेंबर्स के लिए भी ये आवश्यक चीज इसलिए हो जाती है कि उनको ये पता चलेगा कि उनका ट्रांजैक्शन क्या होता है। हर ट्रांजैक्शन को उनको एसएमएस मैसेज जाता है, उनको ये पता है कि उनके खाते में कितने जमा हुआ, कितना पैसा निकाला गया तो क्यों निकाला गया। ये सारे के सारा चीज जो है डिजिटली कैप्चर होकर बैंक के लिए और एसएचजी के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि ई शक्ति योजना के तहत कई सारी चीजों को आधुनिक तकनीकों के जरिए आसान किया जा रहा है। सही बात। यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस लंबे सफर में कोई अविस्मरणीय घटना जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। अविस्मरणीय घटना जिसको मैं भूल नहीं सकता हूँ, 2-3 घटनाएं हैं। पहले तो मैं अपने काम के बारे में बताऊं। जरूर। जैसे मैं जब भी विजिट्स में जाता हूँ जो ट्रैवल डेवलपमेंट फंड के हैं, मेरा गुजारिश ये रही कभी आपको मौका मिले तो आप हमारे फील्ड में चलिए। जिस तरह से ये बेनिफिशियरी ट्राइबल्स आपको स्वागत करते हैं या उनके खुश फील्ड में चलिए। जिस तरह से ये बेनिफिशियरी ट्राइबल्स आपको स्वागत करते हैं या उनकी खुशी उनके मुंह में जो झलकती है वो देखने में बहुत ही आनंद आती है। मैं उस चीज को मैं ऑलवेज याद रखूंगा। जब भी मैं नाबार्ड में नहीं भी रहूं, सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनकी खुशी, उनकी हंसी मेरे चेहरा में ऑलवेज दिखते रहेंगी। काम के दौरान ही पर्सनल लाइफ में कुछ अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट अगर बात करूं तो मैं जब बॉम्बे में पोस्टेड था, ऐसा हुआ कि जिस बिल्डिंग में पोस्टेड था वो बिल्डिंग क्रैश कर गई और मैं जिस सीट पर बैठा था वो पाला था क्रैश होने के लिए, और भाई गॉड्स ग्रेस वो बच गया मैं वहां से। तो वो भी ये भी इंसिडेंट है जो मैं कभी वहां उसको भूल नहीं सकता। बिल्कुल, ये कुछ अविस्मरणीय घटना है जो कहीं ना कहीं इंसान उसे कह सकते हैं आजीवन अपने साथ लेकर चलता है। कहीं ना कहीं वो चीजें जो है बहुत करीब हो जाती हैं इंसान की जिंदगी से। अगर यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है तो किन का नाम लेंगे? प्रेरणा स्रोत जब हमारे पेरेंट्स थे माय वाइफ
ऑल क्रेडिट गोस टू माय वाइफ आल्सो। अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि कैसे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को, क्योंकि एक चैलेंजिंग जॉब है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो किस तरह से आप मैनेज कर पाते हैं दोनों को? ओवर द ईयर काम करते करते ये मैनेजमेंट मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली आ जाती है। ऐसा कुछ स्ट्रेन नहीं लगता है कि हमको मैनेज करने में परेशानी हो रही है। अंडरस्टैंडिंग आपस में इतना अच्छे हैं, क्योंकि फैमिली लाइफ ही हमको देखना है। फैमिली लाइफ का अंडरस्टैंडिंग, हमारे नॉर्मल लाइफ का अंडरस्टैंडिंग इतने अच्छे हैं कि खास प्रेशर में महसूस नहीं करता हम। क्योंकि चैलेंज एक्सेप्ट करके उसका आगे निदान करना अच्छा लगता है। आई एंजॉय इट। जी, यानी कह सकते हैं कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए। अगर यहाँ पे मैं आपसे जाते जाते ये गुजारिश करूँ, आप हमें हमारे तमाम दर्शकों को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हमारे पास दो चीज़ है। हमारे फार्मर्स के लिए हमसे जो ऋण लेते हैं, फार्मर्स के लिए हमारा प्रथम संदेश ये है कि जो ऋण आपने लिया है उस ऋण का प्रॉपर इस्तेमाल करो, वापस करो, फिर से ऋण लो। इस हिसाब से क्या होगा, आपका डेवलपमेंट ऑल द टाइम आगे बढ़े रहेंगे। और जनरल संदेश यही रहेंगे कि जो भी काम मिलते हैं उसका मन लगा कर किया करो, अपने दिल से किया करो, इट विल बी अचीव्ड। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना कीमती वक्त दिया और अहम जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, हमें इंतजार है आपके खत, आपके मेल्स का। आप लिखना ना भूलें हमारे इस पते पे। नोट डाउन कर ले हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। इसी के साथ आपको बता दें कि डीडी बिहार अनवरत के साथ आप जुड़े रह सकते हैं। ठीक बिहार बिहान के बाद आप 9:02 पर देख सकते हैं मंथन संकल्प से सिद्धि तक। और इसी के साथ डीडी बिहार अनवरत के साथ आप जुड़े रहें। मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन यहाँ पे आपको छोड़े जाते हैं आपके मनोरंजन के साथ, एक गाने के साथ।